हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना टाइम टेबल, जिसके थ्रू मैंने अपना सारा सिलेबस 3 महीने में कंप्लीट कर लिया था और पूरा अप्रैल मैंने मॉक टेस्ट और रिवीजन को दिया था। तो आज मैं आपको अपना टाइम टेबल बताऊंगी। आप भी इस तरह अपना टाइम टेबल बना सकते हो, लेकिन टाइम टेबल को शेयर करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको कोई भी चीज़ एग्जैक्टली कॉपी नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 बजे कुछ कर रही थी तो आपको भी 1 बजे वही चीज़ करनी है, ये ऐसा नहीं बनाना। आपको बस ये देखना है कि मैं कितने घंटे क्या कर रही थी, कितने घंटे मैं लेक्चर ले रही हूँ, कितने घंटे मैं नोट्स पढ़ रही हूँ, कितने घंटे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है। कितना टाइम मैं रिवीजन को दे रही हूँ, तो आप ये सब चीज़ें देखो और इसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बनाओ। आपको एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना, कितने बजे ये है तो इतने बजे ही वो चीज़ें कॉपी नहीं करनी है। आपको ये देखना है कि मैं कितने घंटे पढ़ाई कर रही थी पूरे दिन में और कितने घंटे क्या कर रही थी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल सेम बना लेना। सेकेंड थिंग इज़ आई एम अ नाइट आउल। तो मेरे को रात में पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं सुबह लेट उठती थी। मेरा शेड्यूल थोड़ा इस तरह से रहता था, मैं सुबह के 6 बजे तक अराउंड पढ़ती थी और फिर मैं 12-1 बजे उठती थी। तो मेरा ऐसा रहता था, मैं पूरी रात पढ़ती थी और सुबह 12 बजे के अराउंड उठती थी, क्योंकि मेरे घर में सुबह के टाइम थोड़ा शोर रहता था, तो मेरे को सुबह पढ़ना प्रेफर नहीं करती थी। सुबह मैं लेक्चर वगैरह लेती थी और रात को मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करती थी। तो अगर आप नाइट आउल हो तो आप काफ़ी रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन अगर आपको सुबह उठ के पढ़ना पसंद है तो आप चेंज मत करना, आप अपना वही कंटिन्यू रखना और उतने घंटे सेम चीज़ को अलॉट कर देना। तो अब मैं आपको अपना टाइम टेबल बताती हूँ। तो मैं सुबह उठती थी 12 बजे के अराउंड, ठीक है। 1 घंटा लग जाता था फ्रेश वगैरह होना, ब्रेकफास्ट वगैरह करना, तो वो सब करके 1 to 3 में लेती थी बायो का लेक्चर। मैं सबसे पहले बायो का लेक्चर लेती थी, 2 घंटे में मैं फ्रेश फ्रेश सारा निपटा देती थी। फिर 3 बजे जो है वो मैं लंच करती थी और उसके बाद 3:30 तक मेरा लंच होता था। 3:30 से 4 में लेती थी एक नैप। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। बहुत सारे बच्चे अभी क्या करेंगे, जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा, आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर आएगा, आप लोग अपना स्लीप का टाइम रिड्यूस करने लग जाओगे। ये गलती मत करना। आप अपना नींद का टाइम काट के पढ़ाई नहीं कर सकते हो, आपका ब्रेन चलेगा ही नहीं। जितना टाइम आप अपना नींद का काटोगे, उससे ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा चीज़ों को याद करने में, क्योंकि उतना ज़्यादा स्लो आप याद करोगे। तो आपके अंदर की जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाएगी। तो आपको प्रॉपर स्लीप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कभी भी 6 घंटे से कम की स्लीप आप नहीं लोगे, मिनिमम 6 आवर्स की स्लीप आपको लेनी है। अगर आपका सिलेबस ठीक चल रहा है, आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है, तो आप 7 to 8 आवर्स की स्लीप ले सकते हो आराम से। लेकिन अगर आपको है कि यार मेरा सिलेबस रहता है, मुझे पढ़ना है, तो 6 to 7 आवर्स की ले लो, लेकिन इससे कम तो किसी भी हालत में नहीं लेनी है। अगर 6 घंटे से कम सोओगे, नहीं पढ़ पाओगे। जितना टाइम सोच रहे हो ना पढ़ाई करेंगे, नहीं होगी। मैंने भी सेम गलती अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे कर दी थी। मेरा सिलेबस रहता था, बहुत सारा बैकलॉग था, तो मैंने सोचा कि यार मुझे पढ़ना है, जल्दी जल्दी सब कुछ ख़त्म करना है। और मैंने अपना नींद का टाइम बहुत कम कर दिया। 4-5 घंटे सोती थी सिर्फ और सारा टाइम पढ़ने में लगाती थी। शुरू शुरू में तो ठीक था, लगता था कि भाई मेरा सिलेबस भी ख़त्म हो रहा है, पढ़ाई को ज़्यादा टाइम मिल रहा है। लेकिन उसके बाद ऐसा हो गया कि इतना ज़्यादा मैं एग्जॉस्ट हो गई, मैं थक गई पढ़ पढ़ के, मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आने लग गई कि मेरे से फिर पढ़ाई नहीं हो रही थी। एक टाइम के बाद 17 जुलाई को मेरा एग्जाम था और 7 जुलाई के आसपास ऐसा हो गया था कि भाई आई एम डन विद दिस, मुझसे अब और पढ़ाई नहीं हो रही है, सिर्फ नींद नींद आई जा रही है और मुझे सिर्फ सोना है। तो ऐसा हो गया था, जिसकी वजह से एंड के 10 डेज जितना ज़्यादा इफेक्टिवली मुझे पढ़ना था, सब कुछ रिवाइज करना था, मैं नहीं कर पा रही थी। तो वहाँ पे मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। इसलिए सेकंड टाइम के टाइम पे मैंने डिसाइड करा था कि कुछ भी हो जाए, मैं स्लीप का टाइम तो कभी भी नहीं रिड्यूस करने वाली हूँ। मैं प्रॉपर स्लीप लूँगी और मैंने एंड तक प्रॉपर स्लीप ली थी। तो 6 घंटे से कम तो मैं कभी भी नहीं सोई हूँ। तो मेरा क्या रहता था, मैं 6 घंटे सोती थी और उसके बाद 1 घंटा मैं रखती थी, जिसमें मैं 2 नैप्स लेती थी। नैप लेने से बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। जब भी अगर आपको ऐसा लगे ना कि यार अब नहीं हो रहा, थक गए, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, दिमाग चल नहीं रहा, थोड़ा सा सो जाओ, 10-15 मिनट के नैप लो, उठोगे, रिफ्रेश फील करोगे और अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। जब थक जाओ, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, एकदम से ब्रेक लेना है, तो उसकी जगह फ़ोन मत चलाया करो, उससे और ज़्यादा सर में दर्द होता है। ब्रेक ले लिया करो, नैप ले लिया करो छोटी सी, ठीक है। अपने आप को रिफ्रेश करा करो या फिर उसमें कुछ और कर लिया करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई हॉबी है, आपको गाने सुनना पसंद है तो वो कर सकते हो, वॉक करना पसंद है तो वो कर सकते हो। तो कुछ ऐसा करो जिससे आपको रिफ्रेश फील हो, मोबाइल मत चलाया करो। ओके, तो अब वापस टाइम टेबल पे आते हैं। तो 4 to 7 में लेती थी अपना केमिस्ट्री का लेक्चर। मैं सारे लेक्चर वन शॉट्स लेती थी उम्मीद बैच के। तो वो सारे लेक्चर्स मैं 2x पे देखती थी ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए। तो मेरा केमिस्ट्री का एक लेक्चर ख़त्म हो गया। फिर 7 बजे मैं लेती थी एक छोटा सा टी ब्रेक, जिसमें मैं चाय पीती थी और मम्मी से बातें करती थी। उस वो इतना मतलब मेरे पूरे शेड्यूल का सबसे ज़्यादा अच्छा मोमेंट वही होता था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती थी। मतलब वो जो आधे घंटे का ब्रेक होता था ना, उसमें मैं मम्मी से सब कुछ डिस्कस करती थी अपने पूरे दिन का, कि मेरा कितना पढ़ाई हो गई और कितनी मुझे करनी है। तो सारा शेड्यूल, टारगेट सब कुछ डिस्कस करती थी और इससे मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता था ना कि कोई हमारी बात सुन रहा है, हमारे टारगेट सुन रहा है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता था कि यार मैं कर सकती हूँ, हो जाएगा, मेरा सही चल रहा है सब कुछ। तो ये सब कुछ मैं करती थी। और अगर कभी मुझे लगता था कि यार मेरे मार्क्स नहीं आ रहे मॉक टेस्ट में, मेरे को डीमोटिवेटेड फील होता था, तो भी मैं डिस्कस करती थी।
तो भी मम्मी समझाती थी कि नहीं हो जाएगा, कर ले सब कुछ। तो वो जो ब्रेक है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं वेट करती थी उस ब्रेक के लिए और मैं अपने टारगेट्स कंप्लीट रखती थी ताकि मैं उन्हें यही बताऊँ कि यार मेरा सब कुछ पूरा हुआ है। तो आप भी एक रखो जिससे मतलब किसी से भी ज़्यादा अटैच हो। अगर आप अपने भाई बहन से हो या मम्मी पापा से हो तो दिन में 15 से 20 मिनट ज़रूर उनसे बात किया करो, उन्हें अपने टारगेट्स बताया करो ताकि आपको भी अच्छा लगे। और अगर आपको ये सब नहीं भी करना तो भी आप कुछ और किया करो जो भी आपको पसंद है 15 से 20 मिनट शाम को, ताकि आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो। आप उसमें अपनी कोई भी हॉबी कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी पसंद है, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, गाने सुनना, कुछ भी, तो वो करो। मुझे बातों का शौक है तो मैं मम्मी से बात करती थी। कुछ भी अगर आपको पसंद है तो आप वो कर सकते हो। हमारी जो प्रिपरेशन जर्नी होती है वो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स और डीमोटिवेशन से भरी होती है। हम हर पॉइंट पे अपने आप पे डाउट करने लगते हैं, इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट हो जाता है हम लोगों को। तो इस सब में अपने आप को मत भूलो, अपने लिए भी टाइम निकालो, जो पसंद है वो करो। 15 से 20 मिनट बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर 7:30 से 11 बजे तक मैं फिजिक्स का लेक्चर लेती थी और खाना इसी बीच में खा देती लेक्चर देखते देखते। तो ये मेरा हो गया, मेरे 11 बजे तक तीनों लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, एक स्लॉट खत्म हो गया। फिर 11 बजे मैं थोड़ी सी नैप ले लेती थी, अगेन 20-25 मिनट की, ताकि मैं फ्रेश उठ के आगे की पढ़ाई कर पाऊँ। तो मैं 11:30 बजे से 2 बजे तक मेरा टारगेट होता था कि मेरे को सारे जितने भी लेक्चर्स मैंने लिए तीनों सब्जेक्ट्स के, उन सबके नोट्स याद कर लूँ, वो सब रिवाइज कर लूँ। तो मैं नोट्स पढ़ती थी 2 बजे तक। फिर उसके बाद 15-20 मिनट का ब्रेक लेती थी अगेन फिर से, और फिर मैं स्टार्ट कर दी थी अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में मेरा टारगेट होता था कि मैं 5:30 तक तीनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस कर लूँ, और फिर उसके बाद मेरा जो टारगेट है, डेली टारगेट्स वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये मेरा टारगेट होता था। और आधा घंटा मैंने बफर रखा हुआ था 6 बजे तक का, अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए मेरे टारगेट से, क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं चल सकता जैसा मैंने सोचा है। कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई चीज़ ज़्यादा टाइम ले ले, कोई चीज़ कम टाइम ले ले, तो फ्लक्चुएशंस आ जाती है जब हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो 6 बजे तक मैक्सिमम मेरा जो डेली टारगेट्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे, और मैं तब तक अपना डेली टारगेट्स करके फिर 6 बजे सो जाऊंगी। तो ये मेरा टारगेट होता था ओवरऑल। फिर 6 सो के मैं सुबह 12 बजे के अराउंड उठती थी। मोर ओवर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करती थी वो उस सेम डे के नहीं होते थे, वो उन लेक्चर्स के होते थे जो मैंने पहले एक दिन पहले लिए। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर हम आज ही लेक्चर लिए, आज ही उसके नोट्स पढ़ के आज ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, तो बहुत हाई चांस है कि सारे क्वेश्चन, हमारे मेजोरिटी क्वेश्चन सही हो जाएंगे बायो वगैरह के। ऑल्सो इससे क्या होगा कि आज ही हमने सब कुछ कर लिया तो हम बहुत जल्दी भूल भी जाएंगे। तो मैं क्या करती थी, एक दिन पहले वाले चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। इससे क्या होता था, एक तो जो चैप्टर हमने पहले पढ़ा है, हम आज हमने एक लेक्चर लिया, नोट्स पढ़े, कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे 2 दिन जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो वो काफ़ी टाइम तक हमें याद रहेगा, भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। रिवीजन हो जाएगी हमारी एक बार फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। इस तरह से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा चैप्टर। ऑल्सो हमने आज लेक्चर देखा और कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम बहुत जल्दी भूल गए, जो हमें याद नहीं है। तो उससे हमें ये भी पता लग जाएगा कि यार क्या क्या चीज़ें हम भूले हैं, और वो दोबारा हमारी रिवाइज भी हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका रहता है, तो इसी तरीके से आप करना। सो ये था मेरा पूरा टाइम टेबल। सो नाउ आई आंसर योर 4 क्वेश्चन जो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के मन में आ रहे होंगे। पहला कि मैं अपना टू डू लिस्ट कैसे बनाती थी, मैं कहाँ से लेक्चर देखती थी, मैं कौन से नोट्स पढ़ती थी, एंड मैं कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब मैं आपको भी दूंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस। तो पहला क्वेश्चन की टू डू लिस्ट मैं कैसे बनाती थी, मेरा क्या प्लानर होता था। तो देखो मैं क्या करती थी, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, तो मैं क्या करती थी, मैं टेलीग्राम से मॉक टेस्ट निकालती थी और मैं उनका सिलेबस देखती थी। तो उस हिसाब से मैं देख लेती थी कि यार मेरे को ये मॉक टेस्ट किस दिन देना है। मैं अपने हिसाब से एक डेट डिज़ाइन कर लेती थी कि इस दिन मैं ये मॉक टेस्ट दूंगी, और मैं घर में सबको बोल देती थी कि यार मुझे इस दिन मॉक टेस्ट देना है, अगर मैं ना दूँ तो मुझे कुछ भी करना, डांटना, कुछ भी करना, पर मुझे मॉक टेस्ट देने को बोलना। ठीक है, तो मेरा मॉक टेस्ट का जो शेड्यूल था वो पूरा होता था। जिस दिन मैंने सोचा मेरे को उसी दिन देना पड़ता था, क्योंकि घर में बहुत प्रेशर आता था कि मॉक टेस्ट दे दे। ठीक है, और मैं चाहती थी, वो मेरे बेनिफिशियल था बहुत ज़्यादा। तो उस तरह से मैंने एक मॉक टेस्ट सोच लिया कि इस दिन मुझे देना है, और उसके हिसाब से मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करती थी। तो मैं क्या करती थी, मंडे टू फ्राइडे मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना होता था। सैटरडे संडे मैंने बफर रखा होता, अगर कुछ रह जाए तो वो करना है, या फिर अपना रिवीजन वगैरह। तो ये मेरा शेड्यूल था। तो मैं क्या करती थी, 5 दिन में मैं डिवाइड करती थी कि यार मुझे इस दिन यही करना है। मोस्टली 2 हफ्ते का गैप रखती थी मैं जो मॉक टेस्ट स्टार्ट करती थी। 14 डेज़ के अराउंड मैं वो सारा सिलेबस कंप्लीट कर देती थी और फिर मॉक टेस्ट दे देती थी। तो मैं जब भी डिसाइड करती थी ना कि आज मुझे क्या करना है, जो भी मैं रखती थी, तो मैं हमेशा अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ही रखती थी। जितनी मेरी पोटेंशियल है ना, मैं उससे हमेशा थोड़ा सा ऊंचा ही रखती थी अपना टारगेट, क्योंकि जितना हम कर सकते हैं, हम सबको पता है हम कितना कर सकते हैं, हमारी क्या कैपेबिलिटीज़ है। अगर हम उतना ही टारगेट रखेंगे तो हम बहुत कैजुअल हो जाते हैं कि यार हो जाएगा, कर लेंगे, इतना ही तो है, थोड़ा सा बचा है। तो इस सब के वजह से पता है क्या होता है, जितना हम कर सकते हैं ना वो भी नहीं हो पाता, एंड में वो भी बैकलॉग बन जाता है। जितनी हमारी कैपेसिटी है उतनी अभी नहीं कर पाते हम।
तो मैं हमेशा ना बहुत हाई टारगेट रखती थी, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होता था कंप्लीट करना। तो उससे क्या होता था, ऑफ कोर्स वो कंप्लीट तो नहीं होता था पूरा, लेकिन क्योंकि मेरे को ये रहता था कि यार मुझे सब कुछ करना है, इतना सारा करना है, मेरा तो बहुत ज़्यादा टारगेट्स है। तो मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली ये चीज़ें चलती थी, जिसकी वजह से मेरे को ऐसा लगता था कि यार मेरे पास वेस्ट करने के लिए एक सेकंड भी नहीं है। मैं बहुत कम डिस्ट्रैक्ट होती थी, मैं बहुत ज़्यादा फोकस से पढ़ती थी। मेरे पास ये था कि मेरे को ये करना है, फिर ये करना है, ब्रेक्स के भी इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते थे। तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाई करती थी, और इससे बहुत कम मेरा टाइम वेस्ट होता था, और जितना मैं कर सकती हूँ ना उतना तो मेरा कंप्लीट हो ही जाता था, और कई बार उससे थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता था। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगती है। मैं आपको भी यही बोलूँगी, हमेशा जब भी अपना टारगेट्स बना रहे हो ना, जितना कर सकते हो उतना मत लिखो। बैकलॉग रहेगा, जितना भी आप लिखोगे ना, ह्यूमन नेचर है, कुछ ना कुछ उसमें से छूटेगा ही छूटेगा। तो अगर जितना आप कर सकते हो आप उतना लिखोगे, तो समझ लो उतना नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ ना कुछ आप छोड़ दोगे ये सोच के कि हो जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, टारगेट्स में फ्लक्चुएशंस आ सकती है। तो रियलिस्टिकली हमेशा उससे थोड़ा ज़्यादा रखा करो, ताकि अगर कुछ रह भी गया तो उतना तो हो ही जाएगा, जितना आपके लिए बहुत ज़्यादा अर्जेंट है कंप्लीट करना, जिसके बिना आपकी प्रिपरेशन नहीं हो सकती। जितना आपको करना ही पड़ेगा आज, तो एटलीस्ट उतना तो होगा। और शायद अगर आप अच्छे से पढ़ो तो उससे ज़्यादा भी हो जाए। तो हमेशा अपने से जितना कर सकते हो उससे ज़्यादा टाइट रखा करो अपना टारगेट, इस तरह बनाया करो कि आप एक सेकंड का भी ब्रेक नहीं ले रहे, ये एज्यूम करके। फिर इसके बाद काफ़ी सारे बच्चे भी ये सोच रहे होंगे कि 5 दिन में कैसे प्रिपरेशन हो जाती है, मॉक टेस्ट की बहुत मुश्किल है। तो ऑफकोर्स मैं 5 दिन तो नहीं देती थी, मैं 14 डेज देती थी। 5 दिन मंडे टू फ्राइडे का टारगेट ही होता था मेरा। इसके बाद भी 14 डेज में भी मेरा सिलेबस पूरा होता था, ऐसा ज़रूरी नहीं है। काफ़ी सारे मॉक टेस्ट ऐसे होते थे जिसमें मैं सिलेबस पूरा नहीं कर पाती थी, और मुझे घर वालों के प्रेशर की वजह से मॉक टेस्ट देना पड़ता था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मेरा सिलेबस नहीं होता था, और मोस्टली एक चैप्टर तो रह ही जाता था हर बार। ठीक है, बट क्या होता है, अगर आज आपने एक मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है, ठीक है, सपोज उसमें 10 चैप्टर आ रहे हैं, आपके 6 या 7 प्रिपेयर हो गए। अगर आप ये सोचोगे कि यार 2-3 रहते हैं, अगर हम देंगे हमारे मार्क्स कम आएंगे, क्योंकि हमने 2-3 चैप्टर पूरे छोड़ ही रखे हैं, इनके क्वेश्चन हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, फिर कुछ गलत भी हो जाएंगे। अगर आप मार्क्स के डर से, या ये सोच के कि यार हमारा डिमोटिवेशन हो जाएगी, किसी भी रीज़न से वो मॉक टेस्ट छोड़ देते हो, बहुत बड़ी गलती है, मत करो वो। क्योंकि आपने 6-7 चैप्टर जो प्रिपेयर करे हैं, आज आपने प्रिपेयर करे, अगर आप उसके मॉक टेस्ट नहीं दोगे, कुछ टाइम बाद क्या होगा, 1 महीने बाद आपको ये लगेगा कि यार वो चैप्टर पढ़े तो है, पर फिर भी आपके अंदर उसके लिए कॉन्फिडेंस नहीं होगा। आपको ये लगेगा कि यार अगर उसका क्वेश्चन आ गया ना तो आप नहीं कर पाओगे, आपको उस पर डाउट रहेगा पढ़ने के बाद भी। तो इस वजह से बैकलॉग बन जाता है। बैकलॉग इतना होता नहीं है, बैकलॉग हम बना लेते हैं अपनी इस गलती की वजह से। हमारा थोड़ा सा ही बैकलॉग होता है, पर हम मॉक टेस्ट टाइम पे ना देने की वजह से क्या होता है, जितना चैप्टर हमने पढ़े हैं, जो सिलेबस हमें आता है, हम उसमें भी कॉन्फिडेंट नहीं होते। हमें उसमें भी ऐसा लगता है कि यार वो हमें नहीं आता, हम उसके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने मेजर चीज़ जो है मॉक टेस्ट देना वो छोड़ दिया, हमने प्रैक्टिस करी ही नहीं, हमने असेसमेंट किया ही नहीं। हमें कितना आता है वो नहीं आता, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कैसे। तो ये गलती मत करना, मैं कभी भी ये गलती नहीं करती थी। मैं जितना करती थी, चाहे मेरे 8 चैप्टर प्रिपेयर हुए हो, 6 हुए हो, 5 हुए, मैं मॉक टेस्ट हमेशा देती थी। उससे क्या होता है कि मेरे कुछ चैप्टर नहीं हुए, ठीक है, वो तो नहीं आते, पर जो आते हैं उसका मॉक टेस्ट देके मैं उन्हें फाइनल कर लेती थी कि यार मैंने पढ़ लिया, मॉक टेस्ट दे लिया, गलतियाँ देख ली, इम्प्रूव कर लिया, खत्म। अब उनमें मेरा कॉन्फिडेंस है कि वो मुझे आता है, और उनमें मेरी गलतियाँ नहीं होगी। अगर वो चैप्टर्स नीट में आ गए तो मैं कर पाऊंगी उनके क्वेश्चन सॉल्व। तो एटलीस्ट जितना पढ़ रहे हो ना उसको टिक करो। मैं हमेशा ये करती थी, जिस वजह से मेरा जो बैकलॉग था वो बहुत ही कम रहा था। ठीक है, मैं क्योंकि कभी भी मैंने मॉक टेस्ट नहीं छोड़ा। ठीक है, तो जितना मैं पढ़ती थी, मैं सारे चैप्टर्स अच्छे से फाइनलाइज करती हुई चली, और एंड में मेरा बहुत कम बैकलॉग था, जो मैंने फटाफट से मार्च में एंड में कंप्लीट कर लिया था। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपके भी बहुत कम बैकलॉग रहेंगे। तो कभी भी मॉक टेस्ट नहीं छोड़ना, जितना प्रिपेयर हुआ उतना दो, मॉक टेस्ट के हिसाब से चलो। कोई भी इतना पैनल की टेंशन लेनी नहीं है, मॉक टेस्ट उठाओ, कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लो, ठीक है, उसके हिसाब से चलो, प्रिपेयर करो, मॉक टेस्ट दो, जितना हो गया उतना दो, उसको फाइनल करो, जो रह गया उसे एंड में करेंगे बैकलॉग में। ठीक है, इस तरह करते चलो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मॉक टेस्ट भी साथ साथ दोगे, सिलेबस भी कंप्लीट होगा, सब कुछ हो जाएगा, बैकलॉग भी कम रहेगा। ठीक है, और अगर ये है कि आपने कोई मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है, नहीं समझ में आ रहा कहाँ से मॉक टेस्ट है, तो भी टेंशन की बात नहीं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, आप वो ले लो, वहाँ पे ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसे ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको न्यू लाइट के, आकाश के, पीडब्ल्यू के बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, आप उन्हें दो, उनसे प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब कुछ अवेलेबल है। आप मुझे बताओ आपकी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, क्या दिक्कत आ रही है, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। पर आप पढ़ाई कर लो, इट्स हाई टाइम कि अब आप सीरियस हो जाओ और आप पढ़ाई करना शुरू कर दो। अब कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, अब कुछ टाइम वेस्ट नहीं, अब एकदम सीरियस होकर डिसिप्लिन के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करो। नेक्स्ट थिंग कि लेक्चर्स कहाँ से देखे थे वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उम्मीद बैच के लेक्चर्स देखे थे। थर्ड, नोट्स मैंने कहाँ से पढ़े थे, तो नोट्स मैंने बनाए नहीं थे। देखो नोट्स का मैं बोलती हूँ, नोट्स अगर आप बना पा रहे हो और साथ में पढ़ पा रहे हो तो डेफिनेटली बनाओ।
लेकिन अगर आपका सारा टाइम, बहुत सारे बच्चे से बोलते हैं कि दीदी सारा टाइम हमारा नोट्स बनाने में निकल जा रहा है, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो मत बनाओ। ठीक है, अगर आप नोट्स के साथ पढ़ पा रहे हो तो नोट्स बनाओ, बहुत अच्छी बात है। पर जब आप नोट्स बनाने के चक्कर में पढ़ ही नहीं पा रहे हो तो नोट्स का करोगे क्या? एग्ज़ाम में आपको नोट्स बनाने के नंबर तो नहीं मिलेंगे। एग्ज़ाम में उन नोट्स को बनाने के बाद, पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन सही करके आओगे तब नंबर मिलेंगे ना। तो अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, सारा टाइम नोट्स में जा रहा है, फिर तो समथिंग इज़ रॉन्ग। फिर आपको चेंज करना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी। फिर आपको बनाने की जगह पढ़ने पे फोकस करना पड़ेगा, आप नोट्स पढ़ो। सो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप बना भी पा रहे हो, पढ़ भी पा रहे हो तब करो। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे दोनों चीज़ें तो आप चूज़ करो पढ़ना बनाने के ऊपर। ठीक है, आपको कहाँ से मिलेंगे? आप बैच की नोट्स पढ़ सकते हो, मैंने बैच के पढ़े थे। इसके अलावा मेडिसी बुक है, वहाँ से पढ़ सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छे नोट्स है, पूरी एनसीईआरटी कवर हुई हुई है, आप वो पढ़ सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करी थी? तो वो मैंने अपने टाइम पे पीडब्ल्यू एनसीईआरटी बुक से करी थी। उसका अपडेटेड वर्जन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उसी से जाके कर सकते हो। उसके अलावा काश लाइन के मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, आप वो भी कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, डीपीपीज वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए आप उनसे भी कर सकते हो। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे सोर्सेज है, वहाँ से जाके ले लो और वहाँ से कर लो प्रैक्टिस। इसके अलावा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स भी मिलेंगे। इसके अलावा फॉर्मुला शीट्स वगैरह भी मिलेगी, और भी बहुत सारा मटेरियल मिलेगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो ज़रूर जाके देखो, ज्वाइन करो फटाफट से। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत जाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो। सो शेयर करो अपने दोस्तों में, जितना कर सकते हो सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाना। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और ये वीडियो कैसी लगी हो, ये सब ज़रूर बता के जाना। एंड ऑल्सो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन करने वाला, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाओ अभी फटाफट से ज्वाइन करो, बहुत यूज़फुल है, बहुत आपकी मदद होगी इस टेलीग्राम चैनल से। आई एम श्योर डेफिनेटली गोना लाइक इट। सो आप लोगों की मदद के लिए बनाया है वो टेलीग्राम चैनल, तो जाओ उसे यूज़ करो, जितना हो सकता है उसका मैक्सिमम बेनिफिट लो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर नीट प्रिपरेशन।